सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा आती है और 8 में बीजेपी के अभी एमएलएज हैं। 1-2 को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी वहाँ विधानसभा क्षेत्र हैं सब में आपको लीड मिली है, क्या कहते हैं? और जब चुनाव होता है तो अपना पैतरा सब अपने अपने हिसाब से वो करते हैं। आपकी जीत के पीछे और कांग्रेस प्रत्याशी के हार के पीछे का एक कारण ये भी रहा, क्योंकि ऐसा सुनने में आता था बीच बीच में कि पार्टी के भीतर अंतर कला और अंतर विरोध था, क्योंकि कई ऐसे नेता थे वहाँ जो लोकल शशि जी को नहीं चाहते थे कि उम्मीदवार बने। इसका फ़ायदा आपको मिला? निश्चित रूप से उसका लाभ भी मिला। चुनाव प्रचार के दौरान हमारी चर्चा हुई थी इंटरव्यू के दौरान, तब आपने कहा था कि यहाँ सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में विकास की अनेक संभावनाएं हैं, बस ज़रूरत है तो सही दिशा में काम करने की। तो क्या वो दिशा तय अभी हो पाया? हो सकता है कि अभी ये बोलना जल्दबाजी हो, लेकिन अब फिर भी सवाल तो निकल के आती है। चुनाव के दौरान कई जगह आना जाना हुआ, लोगों का बातचीत सुना, उसको देख करके मेरे मन में कुछ विषय आया कि इन बिंदुओं पर अपने को काम करना चाहिए। रायपुर से अंबिकापुर के लिए ट्रेन बहुत सीमित मात्रा में चल रही है, तो इसको लेकर भी क्या आप आवाज़ उठाएंगे? मैं तो शुरू में ही बोला, जो यातायात के जो साधन हैं, चाहे वो हवाई यात्रा हो, सड़क यात्रा हो, ट्रेन लाइन हो, सभी को आवश्यकता के आधार पर विस्तार करने का आवश्यकता है। 1-2 ऐसे और क्षेत्र है जिनका विकास करने से वहाँ जो पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, जैसे सामरबार हो गया या फिर कैलाश गुफा हो गया, जो प्रकृति के सौंदर्य के बीच बसा हुआ है, तो उसको भी आगे बढ़ाने के लिए कुछ आपके पास एजेंडा है, प्लान है? मैं उसी विषय को बोला कि हमारे कार्यकर्ताओं से चर्चा करके पर्यटन के क्षेत्र में तो अपार संभावनाएं हैं। बेशक चुनौती नहीं थी, पर यकीन मानिए मेरा अनुभव गजब का था। लोग क्या कहते हैं, कहते रहेंगे, कहते थे, लेकिन मेरा लक्ष्य कुछ और था। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं, वह बेहद खास है। और आज हमारे साथ मेहमान हैं सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित प्रत्याशी सांसद चिंतामणि महाराज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। TNR न्यूज़ में आपकी टीम को, सभी को मेरा सादर प्रणाम और सभी दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। शुरुआत से पहले सर, TNR न्यूज़ की परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जीत की। विपक्ष कहती रहती थी कि पार्टी बदली है और अवसरवादी है, साथ ही साथ कि जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन जिस प्रकार से लगभग 60,000 65,000 के अंतर से आप जीत कर आए हैं, तो जनता ने इस बात का जवाब दिया कि आप भी कुछ जवाब देना चाहते हैं? नहीं, वो तो जनता जवाब दी है। जनता का कौन कहाँ से आया, क्या है, उसको नहीं देखती। कौन व्यक्ति हमारे दुख सुख में साथ खड़ा होगा, हमारा दुख सुख का साथी कौन होगा, क्षेत्र में काम कौन करेगा, उसको विशेष रूप से देखती है और जनता उसका जवाब दी। लोग बोलते रहे कि ये दल बदलू है, ये है, वो है, लेकिन जनता तो जवाब देती है ना। जनता को हम देखते हैं वो लगभग मूक दर्शक रहती है, लेकिन समझती नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरे बातों को जनता समझती है और उसका जवाब साइलेंट होकर देती है। हम लगातार चुनाव के समय वहाँ उपस्थित है हमारी टीम, तो ये मुद्दा लगातार गरमाया हुआ था और इसको विपक्ष मुद्दा ही बनाए थे चुनावी रैली के दौरान कि पलटूबाज है, वो कांग्रेस में थे, पहले बीजेपी में चले गए, उनकी कोई एक स्टैंड नहीं है, तो ऐसे लोगों पे ऐसे प्रत्याशी पे जनता विश्वास नहीं करेगी। ये बात लगातार निकल के आ रही थी, तो कैसे अब लोगों को, जनता को या फिर वोटर को कन्विंस कर रहे थे कि नहीं, मैं अभी जहाँ हूँ वो ठीक है और ये पार्टी से ही काम कर रही है? मैं जनता को ये पता था कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, चूँकि 550 वर्षों के बाद भगवान राम अपने ही अयोध्या में एक झोपड़ी में थे और
5.5 वर्षों के बाद आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से वो मंदिर बना, जिससे हमारे हिंदू समाज के मन में भी एक बात तो थी ही, और बाकी कहने वाले तो कई तरह के बात कहते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम जनता का सेवा करना चाहते हैं, ये लोगों को पता है, और इसलिए लोग चाहे जिस तरह से भी कहते रहे, जनताओं को फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, कम मार्जिन से जीते, ज़्यादा मार्जिन से जीते, वो अलग विषय है, लेकिन जो लक्ष्य था उस लक्ष्य तक जनता तो पहुंचा दी, और जनता को भली भांति जानकारी है कि हमारे दुख सुख में कौन साथ खड़े रहेंगे। उसी हिसाब से जनता सुनती है और सुनी है। जी, आप कितना आश्वस्त थे अपनी जीत को लेकर, क्योंकि आप भी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और जो आपके विपक्ष में थी शशि जी, वो भी पहली बार लड़ी थी। निश्चित रूप से चुनौती तो था ही, और कोई भी काम बिना चुनौती का नहीं होता, और इस लोकसभा चुनाव में भी चुनौती था, और चुनौती को हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी स्वीकार किए। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, बल्कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, सभी चुनाव लड़ने के मूड में थे और चुनाव बढ़िया से लड़े। और आज अगर जीत हासिल हुई भी है तो मेरी जीत नहीं है, वो हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की जीत है। जी, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा आती है और 8 में बीजेपी के भी एमएलएज हैं। 1-2 को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी वहाँ विधानसभा क्षेत्र हैं सब में आपको लीड मिली है, क्या कहते हैं? नहीं, वैसे रहने को तो 8 विधानसभा में, 8 विधानसभा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं विधायक हैं, और वहाँ पर गुणमाना का भी काफ़ी चला। और जब चुनाव होता है तो अपना पैतरा सब अपने अपने हिसाब से वो करते हैं, और निश्चित रूप से शशि जी भी नए प्रत्याशी तो थी रहने को, लेकिन वो भी बिल्कुल अच्छे ढंग से चुनाव लड़ी है, और गौण वोट को साधने में काफ़ी सफल हुई है। लेकिन जनता इस बात को जानती है कि कांग्रेस में हमको कितना सहयोग मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अगर हम जिताएंगे तो कितना सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लोगों को 100% अंदाज था। इसलिए चुनौती भरा इस युद्ध में जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनी, हमको एक बार सेवा करने का पुनः अवसर दिए हैं, और चुनाव तो जीत गए। इसके बाद भी ये 5 साल को हम चुनौती मानते हैं। जिस तरह से जनता मेरे ऊपर भरोसा की है, उस भरोसा में हम कितना खरा उतर पाते हैं, क्योंकि आज सभी के मन में अलग अलग अभिलाषाएं होती हैं, अनंत इच्छाएं हैं। अब वो उसमें कितने लोगों को हम खुश कर पाते हैं, कितने लोग नहीं खुश हो पाते हैं, ये विषय चुनौती भरा निश्चित रूप से है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम सभी को साथ लेकर के चलेंगे, और उस चुनौती को भी हम स्वीकार करेंगे कि हम आने वाले समय में लोगों के मन में जो एक बात था, चुनाव में जब मैं गया
तो इस बात को लोग ज़रूर बोलते थे कि चुनाव में तो आए हो, लेकिन पुनः दोबारा आओगे कि नहीं आओगे। तो मैं उस समय भी लोगों को बोला था कि आप लोग का सिर नीचा ना हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और मैं ईमानदारी के साथ प्रयास करूंगा कि लोगों के साथ में रहूं। अब सांसद बनने के बाद मैं पहली बार सांसद बना हूं। दिल्ली में कितना समय देना पड़ता है ये जानकारी अभी मुझे नहीं है। तो दिल्ली के बाद जो भी समय रहेगा वो जनता के लिए समय रहेगा, और मैं जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकूं, इसके लिए हम पूरा प्रयास करूंगा। आपकी जीत के पीछे और कांग्रेस प्रत्याशी के हार के पीछे का एक कारण ये भी रहा, क्योंकि ऐसा सुनने में आता था बीच बीच में कि पार्टी के भीतर अंतर कलह और अंतर विरोध था, क्योंकि कई ऐसे नेता थे वहाँ जो लोकल शशि जी को नहीं चाहते थे कि उम्मीदवार बने। इसका फ़ायदा आपको मिला? निश्चित रूप से उसका लाभ भी मिला। हमारे लोग तो मन से काम कर ही रहे थे, लेकिन उधर भी उड़बाजी थी जिसका लाभ हमें मिला। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे सहयोगी रहते हैं, बहुत ऐसे सहयोगी होते हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन उनका भी सहयोग प्राप्त रहता है। हमारे कार्यकर्ता भी पूरे उत्साह के साथ, पूरा जोशों के साथ चुनाव में भाग लिए, और उसके साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं उन लोगों का भी सहयोग मिला। मैं ये नहीं कहता कि उनके कारण हम जीते हैं, हमारे लोग भी अथक प्रयास किए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई जगह से सपोर्ट मिलता है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ भी है। और हमारे कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से काम किए हैं, ये हमारी जीत की बड़ी सफलता है जी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 11 में से 10 सीटें जीत कर आई है, तो क्योंकि चुनाव से पहले ये बोला जा रहा था कि 11 में से 11 जीत के आएंगे और मोदी जी को गिफ्ट देंगे, तो 10 जीत कर आई है, तो क्या पार्टी अपने परफॉर्मेंस से खुश है? नहीं, देखिए, कोई भी काम करने को होता है तो व्यक्ति एक लक्ष्य तय करता है कि हम इतना लक्ष्य पाएंगे। तो उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी एक लक्ष्य ये था कि हम 11 के 11 कमल फूल दिल्ली भेजेंगे, और उसके अनुरूप काफ़ी प्रयास भी हुआ। लेकिन जनता का जो जनादेश होता है वो स्वीकार करना होता है। वहाँ कोरबा लोकसभा सीट में भी काफ़ी प्रयास रहा, और किसी न किसी कारण से वहाँ असफल हुए, लेकिन सभी कार्यकर्ता पूरा मनोयोग से चुनाव लड़े थे, और लक्ष्य एक तय होता है और लक्ष्य की ओर हम लोग आगे बढ़े, और निश्चित रूप से हम लोग उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश किए। एक सीट से ज़रूर पीछे हुए, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने का पूरा प्रयास था, और लगभग पहुंच गए जी। कांग्रेस अपने जितने भी कद्दावर नेता थे, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को चुनावी मैदान में उतारे थे, उनको भी असफलता हाथ मिली। तो क्या लगता है कि कांग्रेस का जो 5 साल का टेन्योर था वो जनता उसको कितना स्वीकार की और कितना नापसंद की? इसमें मेरा जो समझ कहता है, लोकसभा और विधानसभा दोनों में अंतर रहता है। आप कई बार देखते हैं विधानसभा में कांग्रेस जीत गई, लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती। तो देश का राजनीतिक ऐसा हो, प्रदेश का राजनीतिक ऐसा हो, दोनों पर जनता विचार करती है, और उसके अनुरूप वो कार्य करती है, उसके हिसाब से वोटिंग करती है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को पुनः बैठाने का लोगों का मंशा था, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ से 10 सीट गया, और उसमें कौन असफल हुए क्या हुए वो तो अलग विषय है,
लेकिन जनता के मन में ये था कि मोदी जी का बहुत अच्छा काम है, देश के विकास के लिए भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे जो सनातन संस्कृति है उसको रक्षा करते हुए और देश का सेवा करना ये बहुत बड़ी बात है। तो उसमें लोगों के मन में ये बात था कि हमको मोदी जी को ही तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठाना है, जिसके परिणाम स्वरूप ये रिजल्ट मिला। अगर बात किया जाए 2019 के आंकड़ा का, तो उस समय डॉक्टर रेणुका जी वहाँ से सांसद रही, तो जो जीत का मार्जिन था वो लगभग 1.5 लाख के ऊपर था और अभी 64,000 के लगभग आसपास है। तो क्या कहीं ना कहीं और वहाँ काम करने की ज़रूरत है पार्टी को? निश्चित रूप से काम करने का गुंजाइश तो हर जगह रहता है और अभी बहुत काम करने का गुंजाइश है। जो वोटों का अंतर आया है निश्चित रूप से वहाँ कहीं न कहीं हम लोगों का विश्वास अर्जित करने में थोड़ा सा पीछे शायद हो गए, लेकिन इसके बाद भी लोग उस विश्वास के साथ चुनाव में पूरा सहयोग किए। अंतर निश्चित रूप से था और उस अंतर पर अपने को चिंतन करके और किस कारण से ये स्थिति बना और उस पर विचार करके उसके हिसाब से लोगों के बीच में जा करके उस खाई को पाटने की कोशिश करेंगे और किस कारण से स्थिति हो वो चिंतन का विषय है। चिंतन करने के बाद उसमें काम करेंगे और आगे वो स्थिति ना बने इसके लिए पूरा प्रयास रहेगा। चुनाव प्रचार के दौरान हमारी चर्चा हुई थी इंटरव्यू के दौरान, तब आपने कहा था कि यहाँ सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में विकास की अनेक संभावनाएं हैं, बस ज़रूरत है तो सही दिशा में काम करने की। तो क्या वो दिशा तय अभी हो पाया? हो सकता है कि अभी ये बोलना जल्दबाजी हो, लेकिन अब फिर भी सवाल तो निकल के आती है। चुनाव के दौरान कई जगह आना जाना हुआ, लोगों का बातचीत सुना, उसको देख करके मेरे मन में कुछ विषय आया कि इन बिंदुओं पर अपने को काम करना चाहिए। बाकी तो विकास की अनंत संभावनाएं हैं, संपूर्ण विकास कर पाना तो मुश्किल होता है, सतत प्रक्रिया है और 5 साल शायद उसके लिए बहुत कम समय होगा और काम करने वाले के लिए पर्याप्त समय भी है। अब हम उसमें कितना सफल हो पाते हैं, इसमें मैं जो अनुभव किया और मैं जनताओं से और हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करके उस पर मेरे विचार को भी बताऊंगा कि मैं इन बिंदुओं पर काम करना चाहता हूं। तो उसमें लोगों का क्या राय होता है उसके आधार पर आगे काम करेंगे। तो उसमें प्राथमिकता में मेरे मन में अभी एक तो यातायात को लेकर के है। अभी आचार संहिता लोकसभा का लगा, ठीक उसके एक दिन पहले हमारे यहाँ दरमा हवाई पट्टी बन गया है। वहाँ पर लाइसेंस मिलने के बाद था, लाइसेंस भी मिल गया है। अब वहाँ से हवाई यात्रा जितना जल्दी शुरू हो सके उसके लिए अपने को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्षेत्र में जब तक आवागमन का साधन पर्याप्त मात्रा में ना हो तो बड़े व्यापारी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। वहाँ का विकास में कहीं न कहीं ये आड़े आता है, जैसा मैं समझ पाता हूँ। तो उसके आधार पर हवाई यात्रा शुरू हो जाए और उसके साथ साथ अपना रेलवे का भी विस्तार आवश्यक है। अभी तो एक ट्रेन दिल्ली चल रही है, रेलवे में भी अपने को विस्तार का आवश्यकता है। फिर जो सड़क मार्ग है उसमें भी कहीं न कहीं अपने को सुधार करने का आवश्यकता है। आप देखेंगे अंबिकापुर से बनारस रोड जो है वो एकदम खस्ता हाल तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जैसा सड़क होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया है। तो
तो उसको अगर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हम करा पाएंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ लोगों को मिलेगा। और ये तो यातायात का साधन हुआ, इसके साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, ये भी विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। उसके साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं। अभी छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है मैन पाट को, तो अभी मैन पाट को ही लोग जानते हैं। और कुछ लोग रामगढ़ को जानते हैं। तो वहाँ पर कई ऐसे जगह हैं जो चिन्हांकित नहीं होने के कारण मानस पटल पर नहीं आया है, और लोग जब उसको जानेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ तक भी पहुँचेंगे। मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी सरगुजा लोकसभा के सामरी विधानसभा में है, गौरलाटा के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी चिन्हांकन नहीं होने के कारण उसको लगभग बहुत कम लोग जान रहे हैं। उसी तरह बहुत सारे फाल हैं कहीं पर, जैसे वहाँ अपना डीपाडीह में अपना एक पुरातन जगह है सामत सरना के नाम से, वहाँ पर खुदाई हुआ तो वहाँ पर कई मूर्ति निकले हैं, तालाब है। तो इस तरह की चीज़ों को चिन्हांकित करके और वहाँ पर आवागमन का साधन हम बनाएं, रुकने का व्यवस्था बनाएं, तो निश्चित रूप से विदेशी पर्यटक भी वहाँ आ सकते हैं। तो पर्यटन के मामले में अपार संभावना है, तो इस पर भी काम करने का आवश्यकता है। इसके लिए मैं हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे पदाधिकारियों से बात करके इन विषयों को भी हमको कितना प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाना है उसको तय करेंगे। जी। नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार पीएमओ ऑफिस संभाल रहे हैं। कितना बड़ा उपलब्धि है देश के लिए, या फिर आने वाले जो भी देश किस ओर जाने वाली है, विकास कितना आगे तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है, और कैसे जो दूसरे देशों के साथ संबंध है उसको कायम रखने के लिए कितना ज़रूरी है, क्या लगता है आपको? नहीं, इसमें तो जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सीखने लायक है, दूसरे देशों को भी सीखना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इन विजन को लेकर के आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं, और अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो जनता कहीं न कहीं तो उनके ऊपर भरोसा की है। मोदी जी के गारंटी पर लोगों को भरोसा है, और देश के विकास के साथ साथ अपना सनातन संस्कृति को जो रक्षा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें हमारा भारत देश वही देश है जो ये विश्वगुरु कहलाता था, और आज मैं किसी का निंदा नहीं करता, लेकिन कहीं न कहीं हमारे व्यवहारों के कारण उस दिशा से हम भटक गए थे। अब आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत पुनः विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। भारत का एक अलग स्थान विदेशों में भी है, तो निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी का जो काम रहा है वो निश्चित रूप से सराहनीय रहा है, और जिस तरह से जनता उनको स्वीकार्यता दी है तो निश्चित रूप से लोगों का भरोसा भी उन पर है, और लोगों का भरोसा आदरणीय मोदी जी जीते भी हैं। नहीं तो लोगों का भरोसा नहीं जीतने से शायद तीसरी बार प्रधानमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठ पाते। तो लोग भी भरोसा कर रहे हैं,
और लोगों के भरोसा को वो भी कायम रख रहे हैं और इसी भरोसा के अनुसार आज पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। और आने वाला समय में आदरणीय मोदी जी एक बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान भी, और अभी जो हमारे गठबंधन का एनडीए का जो बैठक हुआ था उसमें भी उस विषय को बोले। ये जो 10 साल का जो कार्यकाल था ये तो हमारा ट्रेलर था, आगे पूरा पिक्चर बाकी है। तो जिस तरह से इन 10 सालों में काम किए हैं और आगे पूरा पिक्चर बाकी है बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारत को उन ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं जिन ऊंचाइयों का हम शायद कल्पना नहीं कर पाए हैं। तो निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी पर लोगों का भरोसा है और लोगों के भरोसा को बिल्कुल कायम रख करके वो आगे बढ़ रहे हैं। ये निश्चित रूप से तीसरी बार उनका प्रधानमंत्री बनने का कारण है। ये भी बोला जा रहा है कि पहली बार है 10 साल में जब तीसरी बार जीत कर आए बीजेपी, तो मेजॉरिटी मार्क से नीचे हैं, 240 है लगभग बीजेपी की अकेले की। तो गठबंधन की सरकार है, तो क्या जो मोदी मैजिक है वो ढलान पे आ गई है? नहीं, ढलान पे नहीं कह सकते हैं। देखिए, लक्ष्य तक पहुंचने का कोशिश हम करते हैं, लेकिन उस लक्ष्य तक हम पहुँचे भी, ठीक है, हमको गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी, लेकिन हमारे गठबंधन के जो साथी हैं वो मोदी जी पर भरोसा किए और पुनः तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम अकेले में उस बहुमत को नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन गठबंधन के माध्यम से प्रमुख रूप से जनता का सेवा करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है और जनता का सेवा के लिए जो भी करना पड़े करना चाहिए, और वही मोदी जी किया और उस आधार पर पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश का सेवा करेंगे। विपक्ष हारने के बाद भी जीत का जश्न मना रही है और बोल रहे कि भले हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन संविधान को और डेमोक्रेसी को बचाने में हम सफल हो गए। अब वो तो समय बताएगा और विपक्ष का भूमिका क्या होना चाहिए वो तो उन लोग को तय करना है, और विपक्ष जश्न मनाए जो भी करे। अब विपक्ष है तो विपक्ष है, और निश्चित रूप से जिस विजन को लेकर के आदरणीय मोदी जी चल रहे हैं उस विजन पर कायम है और उस पर बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष को जो कहना है वो कहे, जो करना है करे, लेकिन एक लक्ष्य को लेकर के मोदी जी उस दिशा की ओर चल रहे हैं। किसी की दिशा भटकाने से भटकने वाले नहीं हैं, अपने मार्ग पर अटल अचल हो करके अपने रास्ते पर चलते हैं, और वही कारण है आज सफलता का। चुनाव परिणाम के बाद राहुल जी एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ गए हैं और लगातार प्रेस से चर्चा भी कर रहे हैं कि अगली बार जब चुनाव होगी तो ये तो सिर्फ ट्रेलर था, जो पिक्चर होना अभी आना बाकी है वो 2024 के बाद जब चुनाव होगी, अगली लोकसभा चुनाव 29 में, उसमें दिखाई देगा। अब मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बड़े लोग हैं, लेकिन कौन ट्रेलर है कौन पिक्चर बाकी है वो तो आने वाला समय बताएगा। उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। हम ट्रेलर भी देख रहे हैं और रहेंगे तो पिक्चर को भी देखेंगे। जीत बड़ी है तो जिम्मेदारी भी बड़ी है। अब जनता अपना काम कर दिया है, अब काम करने की बारी आपकी है। तो जो मोदी सरकार है, जो बहुत बड़ी बड़ी बिल लाने वाले थे, जैसे यूसीसी हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन, तो क्या गठबंधन के साथ रहकर ये सब पॉसिबल है? निश्चित रूप से गठबंधन जो है, समान विचार जिनका होता है वही गठबंधन में शामिल होते हैं। तो समान विचार वाले सभी एक साथ हैं और सभी एक विचार से आगे बढ़ेंगे
और ये तो बड़े स्तर का बात है, उसमें बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ उसके आधार पर समान विचारधारा ही एक साथ चल पाता है। तो आज जितने भी हमारे गठबंधन के साथी हैं वो सभी समान विचारधारा के लोग हैं और सभी एक साथ चल पाएंगे, ऐसा उम्मीद है। और निश्चित रूप से जिस लक्ष्य को लेकर के मोदी जी चल रहे हैं, हम गठबंधन के सभी साथियों के साथ उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। रायपुर से अंबिकापुर के लिए ट्रेन बहुत सीमित मात्रा में चल रही है, तो इसको लेकर भी क्या आप आवाज़ उठाएंगे? मैं तो शुरू में ही बोला, जो यातायात के जो साधन हैं, चाहे वो हवाई यात्रा हो, सड़क यात्रा हो, ट्रेन लाइन हो, सभी को आवश्यकता के आधार पर विस्तार करने का आवश्यकता है। तो हम लोगों से बात करेंगे और निश्चित रूप से अगर आवश्यकता होगी तो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे। तो निश्चित रूप से देश के विकास के लिए काम करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र का, हर संसदीय क्षेत्र में विकास का काम आगे बढ़ेगा, ये हम उम्मीद करते हैं और उसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। एक दो ऐसे और क्षेत्र है जिनका विकास करने से वहाँ जो पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, जैसे सामरबार हो गया या फिर कैलाश गुफा हो गया, जो प्रकृति के सौंदर्य के बीच बसा हुआ है, तो उसको भी आगे बढ़ाने के लिए कुछ आपके पास एजेंडा है, प्लान है? मैं उसी विषय को बोला कि हमारे कार्यकर्ताओं से चर्चा करके पर्यटन के क्षेत्र में तो अपार संभावनाएं हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। हमारे लोकसभा ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। अब उसके लिए हमको काम करने का आवश्यकता है। उसके लिए हम लोगों से राय विचार करेंगे, राज्य सरकार से भी बात करेंगे और ऐसा प्रयास होना चाहिए कि जो भी पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उसको हम जितना विकसित कर सकें, लोगों का आवागमन बढ़े, ये हमारा प्राथमिकता में रहेगा। उसके लिए हम छत्तीसगढ़ सरकार से भी बात करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से बात करके किन किन चीज़ों को प्राथमिकता के आधार पर लेना है उस हिसाब से काम करेंगे। गहरा गुरु आश्रम जिस प्रकार से शिक्षा को लेकर काम कर रही है, बहुत से ऐसे स्कूल हैं या फिर जो आदिवासी अंचल में जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ाई करते हैं, तो एक नया उन लोग को एक रोशनी मिला हुआ है कहीं ना कहीं। तो क्या इसको और आगे बढ़ाने की तैयारी है, क्योंकि अभी ऐसा ही बहुत क्षेत्र है जहाँ आगे विस्तार की ज़रूरत है? निश्चित रूप से परम पूज्य गहरा गुरु जी ने जो उस क्षेत्र में काम किए हैं, जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते थे उनको उससे दूर करके सनातन धर्म का मार्ग पकड़ाए, उनको रामायण का एक आश्रय दिए कि इस रामायण के आधार पर चलो। और हम भी देखे हैं, आप भी देखे होंगे, वहाँ रामायण के एक चौपाई पर रात रात भर कीर्तन होता है और उस लोगों को इतने मन से करते हैं कि समाधि लग जाती है लोगों को। और गहरा गुरु जी जो काम किए हैं, चूँकि वो पूज्य पिताश्री थे, मैं इसलिए उनका बड़ाई कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। उनको लोग जानते हैं, समझते हैं। वो जिस तरह से काम किए हैं उस बनवासी क्षेत्र में, वो बहुत ही असंभव काम था जिसको संभव किए हैं। और वहाँ संस्कृत विद्यालय भी खोले। इस घटना को बताते हैं, जब कैलाश गुफा का निर्माण हुआ, इसके बाद एक दिन कोई पूजा करने का आवश्यकता था, तो वहाँ पर ब्राह्मण नहीं थे। तो उनके मन में आया कि ब्राह्मण नहीं है, अब ये पूजा अधूरा रह जाएगा। तो संजोग से देखे कि उसी समय एक
उधर शायद बिहार तरफ से आए थे भिक्षा की दृष्टि से। तो उनको देख करके उनको काफ़ी खुशी हुई कि चलो हम एक ब्राह्मण का आवश्यकता समझ रहे थे पूजा के लिए, और वो आ गए। तो जैसे वो आए तो उनको पूछे कि महाराज ये पूजा करना था। तो बोले कि महाराज मैं ब्राह्मण तो हूँ लेकिन मैं पढ़ा नहीं हूँ, मंत्रों का ज्ञान मेरे को नहीं है। तो उसी समय उनके मन में एक बात आई कि शिक्षा देने का काम जिनका था वो आज शिक्षा विहीन है। तो उनके मन में काफ़ी तकलीफ हुई और उसी समय एक संकल्प किए कि हम संस्कृत विद्यालय खोलें जिससे इस क्षेत्र के ब्राह्मण भी पढ़ें और उसके साथ साथ हमारे आदिवासी समाज के लोग भी पढ़ें। जब विद्यालय खोलने का बात हुआ तो कई लोगों के मन में कई तरह का विचार, जब कोई अच्छा काम होता है तो कोई विघ्न भी आते हैं। तो कई लोग इस बात को बोले कि आदिवासियों को संस्कृत पढ़ा करके क्या पंडित बनाएंगे। तो शिक्षा जो होता है सिर्फ एक काम के लिए नहीं होता है। शिक्षा उस मानवता को निखारने का काम करता है और उसमें भी संस्कृति जो है, संस्कृत अपने संस्कृति को जताती है। मैं अपने यहाँ विद्यालय है देखा हूँ, संस्कृत में पढ़ने वाले छात्रों का व्यवहार और वहीं सामान्य जो विद्यालय है उसमें पढ़ने वाले के विद्यार्थियों का स्वभाव में आपको काफ़ी परिवर्तन आएगा। तो वहाँ पर संस्कृत विद्यालय खोलने का कई आशय था। एक तो उस क्षेत्र में जो ब्राह्मण थे वो बाहर पढ़ने नहीं जा सकते थे, वो भी पढ़ें, और उसके साथ साथ हमारे आदिवासी समाज के भी बच्चे पढ़ें और अपने संस्कृति को जाने, अपने सभ्यता को जाने। जब हम अपने संस्कृति से दूर होते हैं तब हमारा स्वभाव परिवर्तन होता है, अपना संस्कृति का भान हो। आज हम देखते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे लोग भी माता पिता का सेवा नहीं कर पाते। संस्कृत में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो सुबह 4 बजे प्रातः स्मरण प्रार्थना करते हैं, घर जाते हैं तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। तुलसीदास जी एक चौपाई बहुत सुंदर लिखे हैं जो अनुकरणीय है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। भगवान सुबह उठ करके अपने माता पिता को, अपने गुरु को चरण स्पर्श प्रणाम करते थे। तो लोगों को लगता है प्रणाम कर देने से क्या होगा, लेकिन वो छोटा सा बात ज़रूर है, लेकिन उसका अगर आप परिणाम को देखेंगे तो छोटा नहीं है। जो संतान अपने माता पिता का चरण स्पर्श अगर प्रतिदिन करते हैं तो अपने माता पिता के प्रति दुर्भावना कभी नहीं हो सकता। आज हम सुनते हैं, देखते हैं, पेपरों में आता है कि एक कलयुगी पुत्र ने पिता का हत्या कर दिया। ये रामायण के एक चौपाई को ही अगर मन में उतार ले तो मेरे को लगता है उसका पूरा जीवन सुधर जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। और आज हम भगवान को तो नहीं देखे हैं, लेकिन माता पिता को ही हम भगवान मानते हैं, और उनका हम निरादर करके और हम सफलता चाहेंगे तो शायद सफलता नहीं मिल सकती। तो वहाँ संस्कृत विद्यालय खोल करके और जिनको धर्म का ज्ञान नहीं था
उनको अपने धर्म का भी ज्ञान हुआ, अपने संस्कृति का ज्ञान हुआ। और आज सनातन धर्म के मार्ग पर हमारे आदिवासी चल रहे हैं और अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। तो इस तरह से विद्यालय खोल करके और लोगों के जीवन सुधार के लिए बहुत बड़ा काम किए। वैसे तो सिर्फ एक ही क्षेत्र में काम नहीं किए हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, पर्यावरण की दृष्टि से भी हर वर्ष लगभग अभी मेरे को लगता है 150 के लगभग यज्ञ होते हैं साल भर में। कई आश्रम हैं, उनके माध्यम से यज्ञ होते हैं। वृक्षारोपण का काम, गौ सेवा का काम, कृषि कैसे अच्छा से अच्छा करना चाहिए, सभी विषयों पर विधिवत लोगों को शिक्षा दी हो। और आज जितने भी उनके मानने वाले अनुयायी हैं वो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से भी सबल हुए हैं और आध्यात्मिक रूप से भी कहीं न कहीं उनको सफलता मिली है। और जैसा कि आप बोले कि इसको विस्तार करने का आवश्यकता है, निश्चित रूप से और विस्तार करने की आवश्यकता है और जितना ज़्यादा विस्तार कर सकें वो समाज के लिए लाभदायक हो। आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को हमारे माध्यम से? मैं अभी चुनाव लड़ने के बाद, रिजल्ट आने के बाद लोगों को धन्यवाद ज्ञापित प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाया हूँ। वैसे तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम धन्यवाद ज्ञापित किए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अभी मैं लोगों को धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर पाया हूँ। अभी 2 दिन बाद मैं जा रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से भी सभी को धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। लेकिन चूँकि TNR के चैनल में आज मेरे को बात करने का सौभाग्य मिला है, तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी पर, मुझ पर भरोसा करके इस चुनावी समर में हमको सफलता आप लोग के माध्यम से मिला है। तो उसके लिए मैं आप लोग जितने भी मतदाता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी का मैं आभारी हूँ और हमारे कार्यकर्ताओं के अनुसार मैं आगे चलने का कोशिश करूँगा। मैं पुनः जितने भी हमारे दर्शक हैं, हमारे मतदाता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। और मैं यही सभी से अपेक्षा करता हूँ कि हमको मार्गदर्शन करें और आप सभी लोग के सहयोग से सरगुजा क्षेत्र में, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में विकास के काम को हम आगे कर सकें। तो आप सुन रहे थे सरगुजा से बीजेपी सांसद चिंतामणि महाराज जी को, जिनका कहना है कि आने वाले 5 साल में जिन जिन क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है वहाँ बिल्कुल काम करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे और जैसा सरगुजा होना चाहिए वैसा बनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।